हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का लेट्स पढ़ो पर। मैं परवीन सिंह राव आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो में बात करने वाला हूं इन्वेस्टिगेटर एग्जाम के लिए स्टैटिक्स के अंतर्गत दिए गए टॉपिक आप लोगों के इंडेक्स नंबर के बारे में। इंडेक्स नंबर के बारे में मैं पीछे लास्ट क्लास में बता चुका हूं कि इंडेक्स नंबर की जो अलग अलग डेफिनेशंस दी गई है और इसे एक विशिष्ट माध्य कहा गया है। ये एक सापेक्ष माप के माध्यम से निकाला जाता है। ये तुलना का एक आधार है, इसकी व्यापकता है। साथ ही साथ सूचकांकों का जो महत्व है, इंडेक्स नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं, सूचकांक कहते हैं। और इसके महत्व के बारे में भी हम बात कर चुके हैं, जैसे कि जटिल समकों को सरल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, फिर नीति निर्धारण में इसका उपयोग किया जाता है, तुलनात्मक अध्ययन में सहायक है, भावी प्रवृत्तियों का जो सूचक होता है, मुद्रा के जो मूल्य में मापक है वह भी कौन है, हमारा सूचकांक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों का प्रयोग है, उत्पादन सूचकांकों का प्रयोग राष्ट्रीय आय मापन में प्रयोग किया जाता है। अब हम पढ़ने वाले हैं आज कि जो सूचकांक है इसकी सीमाएं क्या क्या है, यानी ये जो लिमिटेशन ऑफ जो इंडेक्स नंबर है इसकी क्या क्या लिमिट है, कहाँ कहाँ ये जो है मतलब उपयोग में लिया जाता है, या इसकी क्या सीमाएं हैं, इसकी क्या बाउंड्रीज है, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आप टॉपिक डाल दीजिएगा दोस्तों, सूचकांकों की सीमाएं। ठीक है, तो सूचकांकों की सीमाएं। अब ये सूचकांकों की सीमाएं क्या होती है, यानी लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर। इसमें सबसे पहली जो आती है दोस्तों आपके लिमिट, वह यही है कि जो ये आपका सूचकांक होता है इसकी पूर्ण रूप से शुद्धता का अभाव होता है। यह जो है कंप्लीट रूप से प्योर नहीं होता है, यानी ये कंप्लीट रूप से जो है शुद्ध नहीं होता है, नेट नहीं होता है। इसमें कुछ न कुछ जो है दोस्तों आप त्रुटिपूर्ण कार्य करते ही करते हैं। कैसे करते हैं वो मैं समझा रहा हूं, पहले आप लिख लीजिए पॉइंट, पूर्ण शुद्धता का अभाव। ठीक है, अब देखिए पूर्ण शुद्धता का अभाव कैसे। तो सूचकांकों की शुद्धता का स्तर जो है दोस्तों वह प्रतिचयन की उपयुक्तता पर निर्भर करता है, यानी आपने जो प्रतिचयन लिया है उसकी उसकी उपयुक्तता के ऊपर डिपेंड करेगा कि सूचकांकों की जो है कितने शुद्ध है या कितने इसके अंतर्गत त्रुटि पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं, पूरा एक जो सैंपल होता है हमारे पास में बहुत सारी चीजें, सपोज करिए कि ये पूरा पॉपुलेशन है, एक हमारे पास में पूरा ग्रुप है, उसमें से हम कुछ छोटा सा भाग उसकी कुछ इकाइयां निकालते हैं उसमें से। तो अभी ये जो प्रतिचयन किया गया है ये जो है एक तरह से त्रुटिपूर्ण हो सकता है, क्योंकि हमने सपोज करिए एक क्लास के अंतर्गत जितने भी बच्चे हैं उसमें कुछ टॉपर्स है, उनकी आदत है वो हमेशा आगे बैठते हैं, और कुछ है जो डफर है वो पीछे बैठते हैं। तो हमने क्या करा कि पीछे से 5 लड़कों को उठा लिया, और एक क्लास है जिसमें क्या होता है कि डफर बच्चे आगे बैठते हैं और टॉपर बच्चे पीछे बैठते हैं। तो अब हमने क्या करा, एक जगह तो पीछे से बच्चे उठाए और हमने जो है उसका निष्कर्ष निकालने की कोशिश करी। तो ऑब्वियस सी बात है, पीछे के सभी बच्चों के मार्क्स का औसत अगर निकालेंगे तो एक डफर बच्चे के इक्विवेलेंट आएंगे। तो हमें लगेगा कि यह क्लास के बच्चों का एवरेज ही बहुत कम है। दूसरी जगह हमने क्या करा, दूसरी क्लास में भी हमने पीछे से ही बच्चों का एवरेज उठाया, लेकिन वहां पर क्या थे, पीछे टॉपर बैठे थे तो टॉपर का। तो अब हम क्या डिसाइड कर लेंगे कि जो दूसरी क्लास है जहां पर पीछे से जो जिसमें पीछे टॉपर बैठे थे वो क्लास अच्छी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो क्लास अच्छी हो। तो पूर्ण शुद्धता का इसके अंतर्गत अभाव रहता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट जो इसकी दिक्कत है, मतलब इसकी जो समस्या है या सीमाएं है, वो है अनुमान मात्र। जो ये सूचकांक होता है, सूचकांक यानी इंडेक्स नंबर जो होता है, ये एक केवल अनुमान होता है कि इस साल इतना था तो इस साल इतना हुआ होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल के माध्यम से, हमने 2 वर्ष लिए, कितने दोस्तों, 2 वर्ष, 2006 और 2010। 2006 लिया, ठीक है। देखिए कौन कौन से, देखिए मैं इसी का एग्जांपल देके समझा रहा हूं। तो हमने एक लिया 2006, एक लिया 2010। ठीक है, यहां पर 2010 में हमने मान लिया कि 100 बच्चे टॉपर आए थे 10th बोर्ड में, टॉप 100 जो बच्चे थे उनके मैथ्स में 100 में से 100 थे। 2010 में इसी प्रकार से देखिए, टॉपर का मत रिलेट करिएगा, आप केवल ये मान लीजिए कि 2006 में कोई वस्तुएं थी जिनका 100 औसत आ रहा था, जबकि 2010 में 225 आता है। तो ये जो इंक्रीजमेंट हुई है ये कितनी हुई है दोस्तों, तो ये प्लस हुआ है 125। ठीक है,
लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो भी वस्तु हमने ली, चाहे बच्चे लिए हो, चाहे हमने किसी वस्तु के मूल्य में लिए हो, चाहे हमने किसी सब्जेक्ट के जो, या फिर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन रेशियो लिया हो, ये जरूरी नहीं है कि 100 से 225 हुआ इसका मतलब कि प्रत्येक बच्चे के या प्रत्येक फील्ड में 125% ही बढ़ोतरी हुई होगी। ठीक है, ये जरूरी नहीं है। क्यों? देखिए आपको समझाते हैं। आपके घर पे आपने एक लैपटॉप खरीदा 2006 में, एक आपने मोबाइल खरीदा। अब मोबाइल और लैपटॉप दोनों का जो है अल्टीमेटली जो योग आ रहा था मूल्यों का, वो आ रहा था 100 रुपये। 2010 में भी आपने वही दो चीज़ें खरीदी और 225 आया है। तो क्या जरूरी है कि जो 125 रुपये बढ़े वो दोनों में ही आधे आधे बढ़े होंगे? ये जरूरी नहीं है। हो सकता है केवल मोबाइल के मूल्य में ही इंक्रीजमेंट आया हो, लैपटॉप में आया ही नहीं हो सकता है पूरे 125 रुपये लैपटॉप में ही बढ़े हो, मोबाइल में बढ़े ही नहीं हो सकता है मोबाइल में 25 रुपये बढ़े हो, लैपटॉप में 100 रुपये बढ़े हो, तब भी 125 बढ़ेगा। तो हम ये क्या, एक अनुमान मात्र है। तो क्या हम या ये कह सकते हैं स्पष्ट कि भाई लैपटॉप के मान में इंक्रीजमेंट हुआ है? जरूरी थोड़ी है मोबाइल में इंक्रीजमेंट हुआ हो, लैपटॉप में कुछ हुआ ही नहीं, वही रहा हो। तो इस प्रकार से तो ये क्या है, एक केवल अनुमान मात्र होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो आपको याद रखना है वो है अनुचित प्रयोग। अनुचित प्रयोग, ठीक है। अनुचित प्रयोग कैसे? तो देखिए इंडेक्स नंबर के बेस पर हमने क्या करा, ये डिसाइड कर लिया कि आने वाले साल में कितनी जो है भारत की विकास दर रहने वाली है, या हमने ये डिसाइड कर लिया कि मेरी अभी जो इंक्रीजमेंट है सब्सक्राइबर की, आज वो है 2-3 सब्सक्राइबर पर डे बढ़ते हैं केवल और केवल क्योंकि आप शेयर नहीं करते। और तो इस हिसाब से हो सकता है कि आने वाले 1 महीने बाद में हमारे केवल 50-60 सब्सक्राइबर बढ़े हो, क्योंकि 2 या 3 के हिसाब से 60 ही बढ़ेंगे। लेकिन अब 50-60 सब्सक्राइबर बढ़े, ये बात आपको पता चल गई है। तो आप क्या करेंगे, आप जो मेरे चैनल पर सपोज करिए कोई इन्वेस्टर आ रहा हो, वो ये सोच के आ रहा हो कि भाई इसके चैनल बहुत अच्छा बूमिंग है, लेकिन आपने उसको बता दिया कि इसके तो 50-60 ही सब्सक्राइबर आते हैं 1 महीने में, तो वो इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो ये एक अनुचित प्रयोग है। आपने क्या करा, उसको मेरी जो अंदर की आंतरिक जानकारी थी वो आपने उसको दे दी। तो आप इस प्रकार से अनुचित प्रयोग भी कर सकते हो इन आंकड़ों का, यानी भविष्य के कुछ आंकड़ों, इसके पीछे के कुछ जो पास्ट के कुछ डेटाज थे उसके बेस पर आपने ये पता लगा लिया कि आने वाले समय में क्या होने वाला है और उसका गलत उपयोग कर सकते हो। चौथा जो है दोस्तों आता है, वो आता है प्रयुक्त माध्य की सीमाएं। अब प्रयुक्त माध्य की सीमाएं यानी कि कहने का मतलब है आप क्या करोगे भाई, देखो पीछे 2006 में ही हमने क्या करा था, औसत लिया था, 2010 में भी औसत लिया। तो जो ये हम माध्य लेते हैं, ये माध्य जरूरी नहीं है ना कि हमारे भाई जो है सभी इक्वल, जैसे कि सिर्फ और सिर्फ जैसे अगर ये लिया जाए 100, 101, 102, अब इनका ही मतलब जो है आप माध्य निकालेंगे तो लगभग ये बराबर ही आएगा। लेकिन अगर आपके जो है एक एलिमेंट है 0 और दूसरा सीधा आपके आ रहा है 10,000, तो भाई ये जो सीमा है ये बहुत वेरिएशन लाएगी, क्योंकि अगर हम 0 और 10,000 का भी अगर एवरेज निकालते हैं तो 5,000 आता है, जबकि 0 और 10,000 के बीच 5,000 की कोई वैल्यू नहीं है। 0 से बड़ा बहुत है 5,000 और 10,000 से बहुत छोटा है 5,000। तो जो हम माध्य प्रयुक्त करते हैं उसकी एक सीमाएं होती है कि हम माध्य को जो है किस बेस पर ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब है कि जो माध्य आप यूज करते हैं उसकी भी कुछ सीमाएं होती है। पांचवा पॉइंट आपको याद रखना है कि गुणात्मक परिवर्तनों, गुणात्मक परिवर्तनों के समावेश का अभाव। हाँ ये ऑब्वियस सी बात है कि गुणात्मक जो परिवर्तन होते हैं उसके गुण में जो परिवर्तन लाए जाते हैं, क्वांटिटी में नहीं, उसकी क्वालिटी में कुछ हम जो इंपॉर्टेंस लाते हैं। जैसे कि देखिए आप, एक यूट्यूब चैनल है जो व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा है, एक यूट्यूब चैनल है हमारी तरह जो स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से पढ़ा रहा है, एक यूट्यूब चैनल है जो आपको प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ा रहा है, एक है जो 4K इंटरैक्टिव पैनल ला के पढ़ा रहा है। तो क्या चारों ही चैनल वालों के लिए केवल और केवल यूट्यूब की जो इनकम होगी उससे काम चल सकता है क्या? नहीं चल सकता। जो केवल और केवल प्रोजेक्टर से पढ़ा रहा है उसका क्या खर्चा है, सिर्फ प्रोजेक्टर लाया है 10-12 हज़ार का। जो इंटरैक्टिव 4K पैनल से पढ़ा रहा है उसका खर्चा ही भाई साहब इंटरैक्टिव पैनल 3 लाख 4 लाख का आता है। तो अब वो जो 3-4 लाख रुपए डाल रहा है और एक प्रोजेक्टर वाला भी डाल रहा है, दोनों को यूट्यूब तो पैसा इक्वली देगा ना।
तो जो गुणात्मक परिवर्तन हुआ उसका समावेश हुआ क्या पैसों में? क्या यूट्यूब ने ये सोचा कि ये 4K इंटरेक्टिव पैनल पढ़ा रहा है, 3 लाख का यूज कर रहा है, तो इसको हम इसको ज़्यादा पैसे देते हैं और प्रोजेक्टर वाले को कम? नहीं, प्रोजेक्टर जिसके पास ऑडियंस ज़्यादा है पैसा उसको ज़्यादा मिलता है यूट्यूब पर। तो अगर प्रोजेक्टर के पास में व्यू ज़्यादा आ रहा है तो प्रोजेक्टर वाले को मिलेगा, 4K वाले का तो लॉस हो रहा है। तो जो ये गुणात्मक परिवर्तन होते हैं उसकी जो गुणों में परिवर्तन आता है, अब जबकि गुण किसका अच्छा है भाई? इंटरेक्टिव पैनल वाले का, उसका लिखाई इतना बेस्ट देगा कि आप लिखोगे वो मोतियों की तरह चमकेगा, ठीक है। और कोई हमारी तरह पढ़ा रहा है ठीक ठाक ही भाई, जो मतलब चेहरा वगैरह नहीं दिख रहा है, तो उनके फिर भाई साहब जो आप जो है आपको मजा भी नहीं आता, हमें पता है। तो अब ये जो गुणात्मक परिवर्तन धीरे धीरे होता है, जैसे अब हम सोच रहे हैं कि आपको जो है एक स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से पढ़ा है, तो जब गुणात्मक परिवर्तन करेंगे तब भी आप अगर इतना ही शेयर करते हैं तो हमें तो लॉस होगा। तो गुणात्मक परिवर्तन जो है उसका समावेश का अभाव होता है। गुणात्मक परिवर्तन, गुणों में जो परिवर्तन आते हैं उनको हम सूचकांकों में प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि पहले जो पार्ले जी आता था, मुझे पता है जब मैं 8th या 7th क्लास में था तब मैंने पार्ले जी में 17, 18, 19 बिस्किट तक खाए हुए हैं। 19 बिस्किट तक तो मैंने एक पार्ले जी बिस्किट में 17 से 18 तो खाए हुए हैं, ठीक है। लेकिन आज आप जो पार्ले जी बिस्किट लाते हैं वही 5 रुपए में उसके अंतर्गत बिस्किट कम हो जाते हैं। तो जो ये बिस्किट कम हुए हैं वो गुणात्मक परिवर्तन है, इसको गुणों में परिवर्तन कर दिया गया है। और हो सकता है कि आने वाले समय में जब पार्ले जी को लगे, क्वांटिटी भी कंप्लीट हुई है लेकिन वहाँ क्वालिटी भी अब अलग हो गई है। पहले पार्ले जी का बिस्किट बहुत अच्छा आता था, बहुत ही मतलब सुपर, आज लेकिन उसका अच्छा नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आता हमें खाने में। और हो सकता है आने वाले 10 साल बाद में जो है क्या करें, अब जैसे ही पार्ले जी को लगे कि नहीं हमें वापस से अपनी रीच आउट बढ़ानी है, तो पहले भी जो 5 रुपए वो चीज़ दे रहा था 17 बिस्किट, आज भी उसी क्वालिटी की अगर चीज़ वापस देने लगे तो उसकी वापस बूमिंग हो सकती है। तो गुणात्मक परिवर्तनों का जो है समावेश का अभाव होता है। 6th जो है सूचकांकों की सीमा में वो होती है दोस्तों आपके अन्य सीमाएं। अब अन्य सीमाएं कैसे? कि यहाँ पर कोई पक्षपात वगैरह हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे अब देखिए भाई, हम पहले बता दूं आपको, इस YouTube चैनल पर जो भी ऐसे नाम लिया गया जैसे पार्ले जी वगैरह, तो ये कोई सी पर्टिकुलर ब्रांड को नहीं, ये आपको समझाने के लिए नाम दिया, ऐसा कोई खराब नहीं आता। बिस्किट बहुत अच्छा आता है, सभी बिस्किट अच्छे हैं, सभी कंपनीज अच्छी होती है, सभी यूट्यूबर सभी अच्छे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप 4K पैनल वालों के वहाँ जाके कमेंट करो कि वो बोल रहा है ऐसे पढ़ाते हो और प्रोजेक्ट वालों को ऐसे, वो कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये सभी चीजें अच्छी है। तो सूचकांकों की सीमाएं क्या हो गई? पहली, पूर्ण शुद्धता का अभाव है, अनुमान मात्र होता है ये, और अनुचित प्रयोग किया जा सकता है इसका। प्रयुक्त माध्य जो होता है उसकी सीमाएं होती है, उसकी लिमिट होती है। गुणात्मक परिवर्तनों के समावेश का इसमें अभाव होता है। और इसकी अन्य सीमाएं भी है कि इसमें जो है आप प्रतिचयन वगैरह ले रहे हैं, आधार वर्ष वगैरह जो हम आगे पढ़ने वाले लेने वाले हैं उसमें आप पक्षपात कर सकते हो, ठीक है। ये सब चीजें थी सूचकांकों के सीमाएं। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं दोस्तों सूचकांकों की जो, एक सेकेंड मैं आपको ब्लैक बोर्ड कर देता हूँ। चलिए देखिए दोस्तों, अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर आपके किसके बारे में? सूचकांकों के वर्गीकरण के बारे में, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो आप लिख लीजिए दोस्तों, सूचकांकों का वर्गीकरण। अब ये सूचकांकों का वर्गीकरण क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सूचकांक कितने प्रकार के होते हैं? तो सूचकांक मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है, 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला नाम आप लोगों के आता है कीमत सूचकांक, ठीक है। अब लिख लीजिए कीमत सूचकांक एक। सेकंड नाम जो हमारे सामने आता है दोस्तों वह आता है परिमाणात्मक सूचकांक, ठीक है। थर्ड आता है दोस्तों हमारे कौन सा? मूल्य सूचकांक। और फोर्थ आता है दोस्तों विशिष्ट उद्देश्य सूचकांक, ठीक है। तो ये है सूचकांकों का वर्गीकरण। सूचकांक 4 होते हैं, 4 प्रकार के बांटे गए हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडेक्स नंबर्स 4 टाइप्स है। पहला है कीमत सूचकांक यानी कि प्राइस इंडेक्स नंबर। सेकंड है परिमाणात्मक सूचकांक यानी कि क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स। थर्ड है मूल्य अथवा इसको जो है दोस्तों अर्थ मूल्य भी कहते हैं यानी वैल्यू इंडेक्स नंबर भी कहते हैं। और विशिष्ट उद्देश्य यानी स्पेसिफिक पर्पस
को लेकर के जो इंडेक्स नंबर है वो होते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करते हैं कीमत सूचकांक क्या कहता है इसके बारे में। तो लिखिएगा दोस्तों, देखिए कीमत सूचकांक। अब कीमत सूचकांक क्या कहता है? कीमत सूचकांक से दोस्तों तात्पर्य है कि कीमत सूचकांक यानी कि दोस्तों आपके जो है दो समय अवधि लीजिए, आप कोई भी 2006 2010 जैसे कि हमने पीछे लिया था उसी प्रकार से कोई 2 वर्ष ले लिए, कोई 2 समय अवधि ले ली, और उनके बीच में जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं के मूल्य में जो परिवर्तन आए हैं दोस्तों, उन परिवर्तन के माप का एक महत्वपूर्ण जो औसत है, जो महत्वपूर्ण औसत है या जो आपके परिवर्तन आने वाला है उसकी एक जो औसत है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे कहते हैं हम कीमत सूचकांक। यानी कि मूल्यों में जो परिवर्तन आता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? मूल्यों में जो परिवर्तन आता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे ही कहते हैं कीमत सूचकांक। तो आप लिख सकते हैं इसके बारे में कि दो समय अवधियों दो समय अवधियों के बीच वस्तु के मूल्यों में आने वाले परिवर्तनों दो समय अवधियों के बीच वस्तु के मूल्य में आने वाले परिवर्तनों की माप का एक महत्वपूर्ण औसत है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो कीमत सूचकांक क्या होते हैं? दो समय अवधियों के बीच वस्तु के मूल्य में आने वाले परिवर्तन का एक और महत्वपूर्ण औसत है। ठीक है दोस्तों, इसका जो है हम ज्यादातर कहां पर उपयोग करते हैं? तो प्रयोग इसका जो है केवल दोस्तों आप व्यवसायों के लिए नहीं करके इसका सरकार द्वारा भी इसका जो है उपयोग में लिया जाता है। और इसका उपयोग जो है आप लोग कहां पर कर सकते हैं? तो व्यापारिक जगत में जो दोस्तों थोक मूल्य होता है और फुटकर सूचकांक होते हैं उनका ये जो है सामान्यतः उपयोग में लिया जाता है। कहां पर? व्यापारिक जगत में, यानी व्यापार के अंतर्गत जो है हम कीमत सूचकांकों के अंतर्गत भी आने वाले थोक मूल्य सूचकांक और फुटकर सूचकांकों का प्रयोग करते हैं। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। जिंदगी कोई आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी आता नहीं, बस समय को सही बनाना पड़ता है। ये बात याद रखिएगा कि जिंदगी कभी आसान नहीं होती है या जिंदगी कोई आसान नहीं है, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी आता नहीं, बस समय को सही बनाना पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं परिमाणात्मक सूचकांक के बारे में। ठीक है, तो आप टॉपिक डाल दीजिए दोस्तों। अब सेकंड टाइप है, और सेकंड टाइप किसका है दोस्तों? परिमाणात्मक सूचकांक। ठीक है, परिमाणात्मक सूचकांक। तो देखिए परिमाणात्मक सूचकांक यानी कि आप इसे क्या कहते हैं? तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। अब क्वांटिटी इंडेक्स नंबर क्या कहता है कि किसी वस्तु के उत्पादन में हुआ हो, चाहे उसका जो विक्रय हुआ है उसके बारे में हो, चाहे उसका उपभोग हुआ है, उसकी मात्रा के संबंध में जो हम दोस्तों बनाए जाने वाले सूचकांक होते हैं उन्हें कहा जाता है परिमाणात्मक सूचकांक। ठीक है, तो उत्पादन है, विक्रय है, उपभोग है, उनकी जो मात्रा है उस मात्रा के संबंध में जो हम सूचकांक बनाएंगे, इंडेक्स नंबर बनाएंगे, उसे परिमाणात्मक सूचकांक कहते हैं। तो आप इसका एग्जांपल लिख लीजिए, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए कि किसी वस्तु के उत्पादन विक्रय तथा उपभोग, ठीक है, उसको यूज मतलब, ठीक है, उपभोग मात्रा के संबंध में बनाए जाने वाले सूचकांक प्राय परिमाणात्मक सूचकांक कहलाते
है। ठीक है, तो जो परिमाणात्मक सूचकांक है वो किसी वस्तु के उत्पादन को लेकर हो, विक्रय को लेकर हो, उपभोग को लेकर हो, उसकी मात्रा के संबंध में जो इंडेक्स बनाएंगे उसे हम कहेंगे परिमाणात्मक सूचकांक। ठीक है, थर्ड नंबर पर दोस्तों हमारे कौन सी डेफिनेशन आ जाती है, तो थर्ड नंबर पर आता है हमारा मूल्य, या फिर आप इसे जो है अर्थ सूचकांक भी कहते हैं। तो मूल्य सूचकांक, और मूल्य सूचकांक यानी कि होता है वैल्यू इंडेक्स नंबर, और वैल्यू इंडेक्स नंबर का मतलब है इस प्रकार के जो ये दोस्तों सूचकांक होते हैं इनका सर्जन कीमत तथा मात्रा दोनों को आधार मान करके फिर किया जाता है। तो हम क्या करते हैं इसमें कि एक तो हम चालू वर्ष लेते हैं और एक आधार वर्ष में किए गए कुल व्यय की तुलना के आधार पर इस प्रकार के सूचकांक को हम प्रतिपादित करते हैं। यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ कीमत और मात्रा दोनों को जो है आधार मानकर बनाएंगे। तो आप लिख सकते हैं इस प्रकार के सूचकांकों, इस प्रकार के सूचकांकों का सर्जन, यानी उसको जो है बनाया किस बेस पे जाता है, तो कीमत तथा मात्रा। ठीक है, उसकी प्राइस क्या है और उसकी क्वांटिटी क्या है, दोनों, तो मात्रा दोनों को आधार मानकर किया जाता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि जो आपका मूल्य सूचकांक है यानी प्राइस इंडेक्स वैल्यू है वह जो है दोस्तों किसके बेस पर, तो कीमत और मात्रा दोनों को आधार मान करके फिर यह इंडेक्स नंबर तैयार किया जाता है। चौथा जो है दोस्तों आता है आपका विशिष्ट उद्देश्य, यानी स्पेसिफिक पर्पस कोई होता है। ठीक है, तो स्पेसिफिक उद्देश्य, तो विशिष्ट उद्देश्य सूचकांक। अब देखिए विशिष्ट उद्देश्य सूचकांक क्या कहता है, तो इस प्रकार के जो सूचकांक होते हैं दोस्तों उन्हें हम किसी विशेष एक उद्देश्य को लेकर के, एक उद्देश्य विशेष की जो है पूर्ति करने के लिए हम इस प्रकार के इंडेक्स को तैयार करते हैं। जैसे कि मौसमों के परिवर्तन को लेकर के, जमाकर्ताओं का जो सूचकांक यानी किसी ने लोन लिया उनके जमाकर्ता कितने हैं उसको लेकर के, औद्योगिक कोई जो है दोस्तों इकाइयों को उनके विवादों को लेकर के जो सूचकांक बनाए जाते हैं वे सभी किस में आते हैं, विशिष्ट उद्देश्य में आते हैं। तो आप इसमें क्या लिखेंगे कि इस प्रकार के सूचकांक, इस प्रकार के सूचकांक किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए तैयार किए जाते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि विशिष्ट उद्देश्य सूचकांक जो होते हैं वे किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा कि सूचकांकों की जो सीमाएं हैं, पूर्ण शुद्धता का इसके अंतर्गत अभाव होता है, पहली चीज। दूसरा अनुमान मात्र होता है ये। थर्ड, अनुचित इसका प्रयोग किया जा सकता है। चौथा, प्रयुक्त माध्य की कुछ सीमाएं होती है। पांचवा, गुणात्मक परिवर्तनों के समावेश का अभाव होता है। और अन्य सीमाएं। अब अन्य सीमाएं ये चर्चा तो ठीक है, चलिए काम का नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट 5 बताए हैं यहाँ पर पूछे जा सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांकों की सीमा है, तो वहां पर ये आप लोगों को टिक करना हो सकता है। नेक्स्ट हमारा फिर हमने पढ़ा कि सूचकांकों का वर्गीकरण। तो सूचकांक 4 प्रकार से बांटे गए हैं। पहला कीमत सूचकांक, सेकंड परिमाणात्मक, थर्ड मूल्य और फोर्थ विशिष्ट उद्देश्य सूचकांक। इसके अंतर्गत पहला हमारा फिर आ जाता है कौन सा दोस्तों, कीमत सूचकांक। वे दो समय अवधियों के बीच में वस्तु के मूल्यों में आने वाले परिवर्तन के माप का एक महत्वपूर्ण औसत है। सेकंड फिर हमने पढ़ा दोस्तों परिमाणात्मक सूचकांक के बारे में कि किसी वस्तु के उत्पादन, विक्रय तथा उपभोग मात्रा के संबंध में बनाए जाने वाले सूचकांक परिमाणात्मक सूचकांक कहलाते हैं।
मूल्य सूचकांक यानी कि प्राइस इंडेक्स नंबर। तो इस प्रकार के सूचकांकों का सर्जन कीमत तथा मात्रा दोनों को आधार मान करके किया जाता है। थर्ड है फिर दोस्तों हमारा कौन सा, विशिष्ट उद्देश्य सूचकांक, यानी इस प्रकार के सूचकांक किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ में दोस्तों आज हम इतना ही पढ़ेंगे और कल से हम पढ़ने वाले हैं सूचकांकों की जो रचना की जाती है, यानी कि जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं इंडेक्स नंबर का तो हमारे सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है। तो प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, इसके बारे में बात करने हैं। और उसके बाद में हमारा जो है दोस्तों इससे किस प्रकार के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं ना, कि निम्नलिखित स्थिर आधार सूचकांकों के श्रृंखला आधार में रचना कीजिए, या श्रृंखला को स्थिर में बदलिए, या इसमें बेस आधार कौन सा है, ये इस प्रकार के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनके बारे में बात करने वाले हैं। अब से वापस से क्लासेस रेगुलर रहेगी। ठीक है, थैंक यू।